So the second chapter of your grade 9 course is Newton's laws of motion. तो फर्स्ट जो चैप्टर था मोशन, उसमें हमने स्टडी किया मोशन को, मोशन के टाइप्स को, लेकिन उसमें हमने कॉज जो था मोशन का वो स्टडी नहीं किया था। इस चैप्टर में हम कॉज को भी स्टडी करेंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ, और थर्ड फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ये तीनों चीजें, तीनों लॉज पढ़ेंगे और इनके बेस न्यूमेरिकल्स होंगे हमारे पास काफी सारे, तो प्लीज अच्छे से करिएगा। तो ऑन द वेरी फर्स्ट स्क्रीन मेरे पास न्यूटन के तीनों लॉज लिखे हुए हैं, प्लीज नोट करिए। फर्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन अनलेस acted upon by unbalanced force or acted upon by external force। कि कोई भी पार्टिकल जो अपने किसी एक पोजीशन में है, चाहे वो रेस्ट की पोजीशन है, मोशन की पोजीशन है, तो वो उसी पोजीशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। फॉर एग्जांपल जो आप सबके स्टडी टेबल है वो कभी अपने आप मूव नहीं करते, उनको मूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है, तो तभी वो अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट प्लीज ओपन अप योर कैम। उसके बाद हमारे पास है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर किसी व्हीकल की फोर्स को हम कंटिन्यूटी में इंक्रीज करते जाए, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5, 10, तो क्या होगा, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी चेंज होती रहेगी कंटिन्यूसली। देन थर्ड लॉ हमें क्या बताता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। कि कोई भी एक्शन होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो होगी रिएक्शन होगी। जैसे आपने एक बॉल को पकड़ा, बॉल पे मारा, तो ये एक्शन था, उसी बॉल ने बॉल को वापस आपकी तरफ फेंक दिया, दैट इज अ रिएक्शन। तो ये न्यूटन्स के तीनों लॉज होते हैं। तो प्लीज आप इन्हें नोट करिए, फिर हम वन बाय वन इनको थॉरली रिवाइज करते हैं। So please note down first, second and third law of Newton। और जैसे ही हो जाए प्लीज लेट मी नो सो दैट मैं फर्दर मूव करूं। यस। तो अभी मैं आपको डिटेल में करवाता हूँ। जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी अपने मर्जी से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती, चाहे वो पोजीशन मोशन की है, रेस्ट की है, या बॉडी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वो अपनी मर्जी से या अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। कब तक चेंज नहीं कर सकती, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। ठीक है, और वो एक्सटर्नल फोर्स कैसी होनी चाहिए, अनबैलेंस फोर्स, मतलब प्रोवाइडेड फोर्स से ज्यादा फोर्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों का स्टडी टेबल है, तो स्टडी टेबल अपने आप मूव नहीं करेगा, तो वो रेस्ट की पोजीशन में है। उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे वो अपनी पोजीशन से मूव कर जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज इनर्शिया। इनर्शिया इज इनएबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल टू मूव इटसेल्फ। और इनर्शिया के पीछे जो रीजन रहता है वो होएगा मास। हायर द मास हायर विल बी द इनर्शिया। मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, और उतनी ज्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। तो ध्रुवम, ध्रुवम, Yes. ये कैसी आवाज है भाई तेरी? संकल्प, सर आई हैव अ डाउट। पहले मेरी बात सुन। तेरे पास एक साइकिल है और एक ट्रक है, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? किसे मूव करवाने के लिए तू ज्यादा फोर्स लगाएगा? सर ट्रक। क्यों?
रीजन? सर बिकॉज सर वो हैवी होता है। हाँ, उसका मास ज्यादा है, और मास ज्यादा होने से क्या होगा, उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और उसे मूव करवाने के लिए हमें ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। हाँ जी, अब डाउट बताइए आपका क्या था? सर डाउट क्लियर। हो भी गया? डाउट था क्या वैसे? सर व्हाट इज इनर्शिया? हाँ जी वासल, आप बताइए। So when we move in a train and then the train stops, so हाँ। जो हमारी बॉडी होती है सर it goes forward. सर ऐसा क्यों होता है? जैसे ही देखो, अगर हम किसी एक व्हीकल में बैठे हैं और वो व्हीकल कंटिन्यूटी में चल रहा है, इट मीन्स हमारी बॉडी की भी स्पीड जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हम अपने पेरेंट के साथ किसी गाड़ी में बैठ कर जा रहे हैं, वो पहले पहुंच गए हम बाद में, हम इकट्ठे पहुंचे हैं, बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो सेम स्पीड एक्वायर कर लेती है। और जब एकदम से व्हीकल में ब्रेक लगती है, ब्रेक लगने से क्या होता है, लोअर पार्ट जो होता है हमारी बॉडी का, वो उस व्हीकल के साथ ही रेस्ट में आ जाता है, लेकिन जो अपर पार्ट रहेगा वो हमेशा मोशन में रहता है बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। इसलिए जब एकदम से जर्क स्टॉप होती है व्हीकल, तो हमें एक जर्क फील होता है। सेम इज, अगर कोई व्हीकल रेस्ट की पोजीशन में है और हम उसे मूव करवाएं, तब भी हमें एक जर्क फील होता है। उसका रीजन भी यही रहता है कि बॉडी के साथ, उस व्हीकल के साथ पूरी की पूरी बॉडी रेस्ट की पोजीशन में होती है, और जैसे ही हम उसे मूव करवाते हैं, अपर पार्ट रेस्ट में रहता है लेकिन लोअर पार्ट मोशन में आ जाता है, जिसकी वजह से एक जर्क जो है वो फील होता है। एनीथिंग एल्स? So this is about the inertia. An object at rest will stay at rest. An object in motion will stay in motion. कब तक? Unless acted upon by unbalanced force. जब तक उसके ऊपर कोई unbalanced force जो है वो वर्क नहीं करती। यहाँ पे ये देखिए, तो ये हमारे पास एक कॉर्क बॉल है, तो अभी ये रेस्ट की पोजीशन पे है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन में। दिस इज हाउ इनर्शिया जो है वो चेंज हो रहा है विद द चेंज इन एक्सटर्नल फोर्स। ये देखिए, कार्तिक जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, ठीक है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन देयर मोशन। So when the car going 80 km per hour is stopped by the brick wall, our body, your body keeps moving at 80 किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर आएगा, किलोमीटर पर आवर। ये जो बॉडी की स्पीड है वो इनर्शिया की वजह से सेम रहेगी। सो दैट्स व्हाई हमें एक बहुत तगड़ा जो है वो रेजिस्टेंस फोर्स, जिसे हम जर्क भी बोलते हैं, वो फील हो। हाँ जी गौरीश। सर सपोज अगर मैं प्लेन से जा रहा हूँ और मेरी प्लेन की स्पीड है 350 किलोमीटर पर आवर, तो सर जब मैं उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करूंगा तो उसकी 350 किलोमीटर पर आवर रहेगी स्पीड? नहीं, उसके ऊपर ग्रेविटी भी एक्ट करेगी, फिर वो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। ठीक है, सर अगर ग्रेविटी अगर नहीं है, अगर अगर तू उसी जैसे तू प्लेन में जा रहा है, या हम ट्रेन की एग्जांपल लेते हैं, अगर तू ट्रेन में बैठा किसी बॉल को अपवर्ड फेंके, ठीक है, और उसको कैच करे, इट में स्पीड क्या होगी दोनों की? यस बोलो। सर। तूने एक बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, और फेंकने के बाद तूने उसको कैच कर लिया, तो स्पीड क्या हुई? सर सेम हो जाएगी। तो फिर आंसर इज विद यू। लेकिन अगर वहां पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो ग्रेविटी का इम्पैक्ट पड़ेगा, और पार्टिकल जो है वो अपने वाली पोजीशन के ऊपर तुझे नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे जो फाइटर जेट होते हैं, तो फाइटर जेट जैसे ही बम्बार्ड करना स्टार्ट करते हैं, तो वो अपने एम से कुछ टाइम पहले ही मिसाइल्स को फायर करते हैं। बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, जो मिसाइल होगी वो भी कैसे जाएगी, जो बॉम्ब होगा वो भी कैसे जाएगा, विद द सेम स्पीड। और अगर वो बिल्कुल टारगेट के ऊपर उसको लॉन्च करेंगे,
तो वो टारगेट को मिस कर जाएगा। तो दैट्स वाई जब भी कोई फाइटर प्लेन होता है वो बम्बार्डमेंट करता है तो वो अपने टारगेट से थोड़ी देर पहले बम्बार्डमेंट करता है। जब भी आपको बुल्स आई में हिट करना होता है तो आप कभी भी बुल्स आई को टारगेट नहीं करते, आप हमेशा उसको थोड़ा सा ऊपर टारगेट करते हैं। कारण क्या रीजन होगा कार्तिक, किसका? कार्तिकेय। हाँ जी आप बताइए गौरीश। यस सर। हाँ जी, क्या रीजन होता है जब हम बुल्स आई को, देखो ये मेरे पास टारगेट है, इस टारगेट को मैंने स्ट्राइक करवाना है तो मैं क्या करूंगा, कभी भी मैं इसका सेंटर पोजीशन के ऊपर टारगेट नहीं लूंगा, मैं इससे थोड़ा सा ऊपर टारगेट लूंगा। रीजन, जब ये सर मूव बिकॉज ऑफ करेगा, ग्रेविटी। हाँ ग्रेविटी की वजह से ये अपने पोजीशन को चेंज कर जाए। वेरी गुड हिमांशी, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। वेरी नाइस बेटा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक हम और ऐड करते हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, प्लीज राइट डाउन। इनर्शिया हमारे पास तीन तरह का है। वन इज inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction। inertia की अगर हम बात करें तो प्लीज इसे नोट करते रहिएगा साइड बाय साइड। inertia is inability to change, inability किसकी, a body की, inability of a body to change its state of, कौन सी स्टेट, रेस्ट की और मोशन की और मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इज नोन एज इनर्शिया। अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या रहेगा, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, यहां से हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, इसे कॉपी करके, अगर सेम डेफिनेशन रहेगी तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट until or unless an external force applied on it। क्लियर हुई आपको डेफिनेशन? रेस्ट का मतलब क्या है हिमांशी, हरगुन? Yes. ठीक है, Yes. और जो भी पार्टिकल रेस्ट की पोजीशन में है वो अपने आप अपनी रेस्ट की पोजीशन को ओवरकम नहीं कर सकता। अगर उसे ओवरकम करना है, रेस्ट से मोशन में आना है, तो क्या करना पड़ेगा उसको, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सिमिलरली मोशन में चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अभी आप सब फैन चल रहे हैं आपके घर पे, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने आप फैन रुक गया हो, फैन ने बोला कि मैं थक गया, अब नहीं मैं चलूंगा? वो कब रुकता है, जब हम पीछे से एक्सटर्नल फोर्स बंद कर देते हैं। ठीक है,
So inability of a body to change its state of motion until or unless an external force applied on it. और लास्ट हमारे पास बच गया inertia of direction. तो इसमें हम लिखेंगे inability to change its direction of motion until or unless an external force applied on it. कभी भी व्हीकल अपनी मर्जी से अपने पोजीशन को, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता. हम उसके स्टीयरिंग के ऊपर, हम उसके हैंडल के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं. फोर्स लगाने के बाद ही उसकी जो पोजीशन होती है, वो डायरेक्शन होती है, वो चेंज होती है. दिस इज नोन एज inertia of direction. D-I-R-E-C-T-I-A. Inertia of direction. तो बेटा ये क्लियर हुए आप लोगों को? Yes, sir. आवाज दिया करो. हाँ जी गौरीश, अगेन रेज हैंड. सर वो लोअर करना भूल गया. बेटा ऐसे मत भूला कर. अर्गुन, हिमांशी, कार्तिकेय, लव्यांश, बेटा अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए मुझे. सोमिल. Excuse me, sir. हाँ जी. So if I throw a ball while I'm in a car out of the car, so why will it go back? जब हम उसको बाहर फेंकते हैं, Yes, sir. हाँ, तो उसका रीजन क्या रहता है? फ्रिक्शन. एयर फ्रिक्शन क्या करेगा? उसको रेजिस्ट करेगा आगे जाने से. हम जब उसको छोड़ देंगे किसी एक जगह के ऊपर, हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाई होगी ना, है ना? तो वो उसी डायरेक्शन में फर्दर मूव करेगा और उसके बाद क्या होगा? फ्रिक्शन उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा देगा. वही जो केस मैंने आपको अभी प्लेन के साथ बताया कि जो फाइटर प्लेन है वो किस तरह से वर्क करते हैं. So this is all about in first law of motion, inertia के बारे में. अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे पोर्टल के ऊपर सेंड कर दें. तो बाकी नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इसमें न्यूटन्स का सेकंड लॉ और उसके न्यूमेरिकल. काफी ज्यादा न्यूमेरिकल है इसमें हमारे पास उसके. मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. दिस इज न्यूटन Sir? सेकंड लॉ. रुक एक मिनट. और यहाँ से न्यूमेरिकल्स जो है वो स्टार्ट होते हैं. तो काफी काम है हमारा करने के लिए सेकंड लॉ के बीच में, तो उसे हम करेंगे. हाँ जी गौरीश बताइए. सर आई थिंक कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो ही नहीं सकता. वो तो ऑब्वियस सी बात है. आप भी कौन सा रेस्ट में हो? अगर मैं आपको किसी दूसरे प्लेस से देखूं तो आप मोशन में ही देखोगे मुझे, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है. नहीं वैसे सर, अगर कोई स्पेस में खड़ा है वैसे सर तब भी वो नहीं हो सकता. वैसे भी एब्सोल्यूट कभी कुछ नहीं होता. आप इसके एग्जांपल दो मुझे, किस तरह से कह रहे हो? सर सपोज अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही सर, पर फिर भी उसके अंदर जो एटम्स है वो तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो रिवॉल्व कर ही रहे होंगे एटम्स. उसकी रेवोल्यूशन से उसके बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे ये बता. तेरे पास कोई कार है, वो कार इलेक्ट्रॉन्स आयरन से बनी है. आयरन के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी बॉन्डिंग बनी हुई है. कभी तूने ये देखा कि तूने अपने जो लॉबी में किसी उसको पार्क किया हो और नेक्स्ट डे तूने देखा वो तेरे रूम में पहुंच गई? नहीं सर. फिर एटम का साइज पता है तुझे? एटम की हिंड्रेंस पता है? सर वो बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं. तो फिर सो सर एब्सोल्यूट बट एब्सोल्यूट ही थोड़ी ना हुआ. एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं है. वो तो फिजिक्स खुद कहती है कि फिजिक्स खुद में एब्सोल्यूट नहीं है. कभी जीरो देखा है? एब्सोल्यूट जीरो कभी भी नहीं होता. कभी आपने एग्जैक्ट 12 o'clock देखे हैं? नो सर. फिर ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. तो नेक्स्ट टाइम न्यूटन सेकंड लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir.